करो। एवरीवन, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं। जो चैप्टर का नाम है अशोका द एम्परर हु गेव अप वार। अशोका के बारे में पढ़ेंगे, जो एक ऐसे रूलर थे जिन्होंने लड़ाई जीतने के बाद भी उन्होंने अपनी हार मान ली थी। A very big kingdom and empire. The lions that we see on our notes and coins have a long history. जो हम अपने सिक्कों में, जो हम अपने पैसे में अगर हम एक शेर का चिन्ह देखते हैं, एक लायन का चिन्ह देखते हैं, वो लायन की बहुत लंबी हिस्ट्री है। They were carved in a stone. उसको एक पत्थर से बनाया गया है and placed on the top of a massive stone pillar at सारनाथ। और सारनाथ नाम की एक जगह में उसको ले जाके प्लेस किया गया है, यानी कि एक लंबा सा पिलर, उस पिलर के ऊपर इस तरीके का शेर का चिन्ह बना के डाला गया है। अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स नोन टू हिस्ट्री। अशोका को हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है। एंड ऑन हिज इंस्ट्रक्शन इंस्क्रिप्शन वर कार्व्ड ऑन पिलर। और उन्हीं के द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे, मतलब जो बोलते थे कि पूरी सोसाइटी को किस प्रकार से रहना चाहिए, किस प्रकार से अपना नेचर रखना चाहिए, ये सारी उनकी बातें उन्हीं के पिलर में मतलब लिखी हुई थी, जिसको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन करना। इंस्क्रिप्शन का यानी मतलब होता है कि जैसे मान लो मैंने एक पिलर बनाया है, इस पिलर के ऊपर मैं अपनी पूरी मैं अपने पूरे थॉट्स लिख रही हूँ कि ये मेरे पूरे थॉट्स हैं, और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जो किंगडम के जो लोग हैं, जो मेरे प्रदेश में रहने वाले लोग हैं, वो सभी लोग इन बातों को पढ़ें और उसको फॉलो करें। ठीक है, उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। Before we find out what was written in this inscription, let us see why this kingdom was called an empire. अब हम स्टार्ट करेंगे कि आखिर में उन इंस्क्रिप्शन में क्या क्या जानकारी दी थी, लेकिन उनसे पहले हमें ये पता करना होगा कि अशोका के जो किंगडम को हम एम्पायर क्यों कहते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एम्पायर? एम्पायर का मतलब होता है साम्राज्य। द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वॉज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो एम्पायर जिसमें अशोका वर्क कर रहे थे, उसके जो रियल फाउंडर थे वो उनके दादाजी, यानी कि उनके ग्रैंडफादर, जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। मोर देन 2300 ईयर्स एगो, यानी कि आज से 2300 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य नाम के एक शासक ने गुप्ता डायनेस्टी की स्थापना करी थी, जिसके जो रूलर हैं उनका नाम दिया गया अशोका। अब बताया गया है कि उनका जो बड़ा एम्पायर है, उसके जो रियल फाउंडर हैं वो उनके ग्रैंडफादर, यानी कि उनके चंद्रगुप्त मौर्य हैं। चंद्रगुप्त वॉज सपोर्टेड बाय अ वाइज मैन नेम्ड चाणक्य, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को एक वाइज मैन, यानी कि एक समझदार आदमी ने उनको डायरेक्शन दी, उनको गाइड करा, जिनका नाम था चाणक्य, और उनको हम कौटिल्य भी कहते हैं। मैनी ऑफ द चाणक्य आइडियाज़ वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र। चाणक्य के बहुत सारे आइडियाज़ जो थे वो एक किताब में लिखे गए, जिस किताब का नाम है अर्थशास्त्र। सो चाणक्य के जो आइडियाज़ लिखे गए थे वो एक बुक में लिखे गए थे, जिस बुक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। तो याद रखना, चाणक्य की बुक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। When member of same family become ruler one after the another। अब देखो एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, मान लो ये दो फैमिली मेम्बर्स हैं, ये मान लो दादाजी हैं, ठीक है, ये दादाजी हैं। अब मान लो ये रिटायर हो जाते हैं या फिर ये अपनी सर्विसेज छोड़ देते हैं, तो उनके बाद क्या आएगा? उनका बेटा आएगा, ठीक है। अब मान लो बेटा है, बेटे ने भी सर्विस दी, अब बेटा भी चाहता है कि मेरे को भी अब छोड़ना है, तो उसके बाद क्या आएगा? उसका बेटा आएगा। तो ऐसे करते करते क्या होता है, एक ही फैमिली के रूलर्स एक के बाद आते रहते हैं, उसको हम कहते हैं डायनेस्टी। What is the meaning of dynasty? When member of same family become rulers one after the another, the family is often called a dynasty. Mauryas were a dynasty with 3 important rulers. तो मौर्यास की जो डायनेस्टी थी वो 3 रूलर्स की थी। पहला थे चंद्रगुप्त, पहले रूलर का नाम क्या था? चंद्रगुप्त, जिनके बेटे, पहले चंद्रगुप्त ने रूल करा, चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसके बाद उनके बेटे जिनका नाम था बिंदुसार, उनने रूल करा, उसके बाद बिंदुसार के बेटे यानी कि अशोका खुद, उनने रूल करा। तो हमने 3 डायनेस्टी, 3 लोगों के बारे में पढ़ा है। पहला चंद्रगुप्त मौर्य, देन बिंदुसार सन ऑफ चंद्रगुप्त, एंड देन लास्ट इज अशोका। The places where inscription of Ashoka
हैव फाउंड आर मार्क्ड विथ रेड डॉट्स। अब देखो ये जो मैप आपको दिख रहा है ना, इस मैप में जितनी रेड रेड डॉट्स हैं ये सारी वो प्लेसेस हैं जहाँ पे अशोका के इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे सबसे पहले तो हम आउटसाइड इंडिया देखते हैं कि इंडिया के बाहर ऐसे कौन कौन सी जगह हैं। पहले है लंपका, लंपका आपके अफगानिस्तान साइड में है। देन कंधार, कंधार भी आपके अफगानिस्तान की एरिया है जहाँ पे अशोका ने अपने इंस्क्रिप्शन लगाए थे। देन मनशेहरा, मनशेहरा आपका कहाँ है, पाकिस्तान में है, प्रेजेंट पाकिस्तान में। शहबाजगरही, शहबाजगरही भी पाकिस्तान में है। नेक्स्ट इंडिया में है एक, इसका नाम है कलसी, कलसी मेरठ, तोपरा, बाहापुर, गिरनार, पानगुरैरिया, सांची, रूपनाथ, कौशंबी, सारनाथ, लौरिया, लुम्बिनी, जगोड़ा, यारागुडी, ब्रह्मगिरी, मस्की, सन्नथी, सोपारा। तो ये आपको सारी प्लेसेस पता होने चाहिए जहाँ पे अशोका के इंस्क्रिप्शन फाइंड हुए हैं। तो आप एक बार इसको गो थ्रू एक रीडिंग कर लेना, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, दे वर इंक्लूडेड विद इन द एम्पायर, नेम द कंट्रीज वेयर अशोकन इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड, विच इंडियन स्टेट्स वर आउटसाइड द एम्पायर। अब हमको वो एरिया बतानी है जहाँ पे इंडिया के बाहर के कौन कौन सी, देखो प्रेजेंट में तो पाकिस्तान वाला एरिया हो गया, ठीक है, ये वाला अफगानिस्तान वाला एरिया होगा। यहाँ पे हमें क्या पाए गए हैं, इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, ठीक है। देयर वर सेवरल सिटीज़ इन द एम्पायर मार्क्ड विथ ब्लैक डॉट्स। अब देखो तुम लोगों को ब्लैक डॉट्स में क्या दिख रहा है, जैसे उज्जैन हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, तक्षशिला हो गया, ये 3 प्लेसेस ऐसे दिए हैं इंपॉर्टेंट सिटीज़ के रूप में। दीज इंक्लूडेड पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड उज्जैन। तक्षशिला वॉज अ गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट। अब देखो हम मैप कैसे पढ़ते हैं, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है, जैसे देखो यहाँ देखते हैं, जैसे मैंने कहा ये मैप है, इस मैप में ये वाले डायरेक्शन देखें तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। अब नॉर्थ वेस्ट यानी कि यहाँ पे जो प्लेस है उसका नाम क्या दिया है, उसका नाम दिया है तक्षशिला, उसका नाम दिया है तक्षशिला। तो तक्षशिला को क्या बोलते हैं, तक्षशिला को बोलते हैं द गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। यानी कि नॉर्थ वेस्ट में जाने का जो गेट है या जाने का जो रास्ता है वो तक्षशिला से होके जाता है। इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया में आज कौन कौन सी कंट्री आती है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, ये सारी कंट्री तान वाली आती है उसमें। वाइल उज्जैन लाई ऑन द रोड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया। और उज्जैन कहाँ पे है, उज्जैन एक ऐसे एरिया में है जो नॉर्थ से साउथ के गेट का, मतलब अगर मैं कहूँ नॉर्थ से साउथ तक जाने के लिए जो गेटवे का इस्तेमाल हो रहा है वो उज्जैन की गेटवे का इस्तेमाल हो रहा है। मर्चेंट, ऑफिशियल एंड क्राफ्ट पर्सन प्रोबेबली लिव्ड इन दी सिटीज़। तो देखो उज्जैन हो गया, तक्षशिला हो गया और ये पाटलिपुत्र हो गया, ये ऐसी प्लेसेस थी जहाँ पे बड़े बड़े मर्चेंट्स, बड़े बड़े ऑफिशियल्स या बड़े बड़े क्राफ्ट पर्सन आके यहाँ रहा करते थे और बिजनेस वगैरह करा करते थे। इन अदर एरियाज देयर वर विलेजेस ऑफ फार्मर्स, विलेजेस ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स। और भी बहुत सारी एरिया हैं जहाँ पे फार्मर्स रहते थे जो खेती किसानी करते हैं, हर्डर्स रहते थे जो गाय वगैरह कैटल रियरिंग वगैरह करते थे। इन सम एरिया सच एज सेंट्रल इंडिया देयर वर फॉरेस्ट वेयर पीपल गैदर्ड फॉरेस्ट। तो कुछ अब सेंट्रल इंडिया जैसे एमपी छत्तीसगढ़ साइड में, क्या प्रेजेंट में एमपी छत्तीसगढ़ साइड में जो एरिया थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट होने के कारण वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते थे जो फॉरेस्ट की चीज़ों को कलेक्ट करते थे, एनिमल को हंट करते थे, उसको फूड के रूप में इस्तेमाल करते थे। पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, दे प्रोबेबली एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। तो लोग अलग अलग तरीके के खाना खा रहे हैं, वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स एज वेल, ठीक है। हाउ आर एम्पायर डिफरेंट फ्रॉम किंगडम, ये जनरल क्वेश्चन है कि आखिर में किंगडम और एम्पायर में क्या डिफरेंस है। तो हम इसको पढ़ते हैं। एम्परर नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग्स बिकॉज दे एम्परर नीड्स, जो एम्परर होता है, एम्परर का मतलब एक शासक करता, जो पूरे अपने साम्राज्य को चला रहा है उसको बोलेंगे एम्परर। एम्परर नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग। एक राजा और एक एम्परर में क्या डिफरेंस है उसको समझने के लिए एक अच्छे एग्जाम्पल से बताया गया है कि एक एम्परर को अपने साम्राज्य को चलाने के लिए राजा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बिकॉज एम्पायर आर लार्जर देन किंगडम, क्योंकि जो एम्पायर होते हैं वो किंगडम से बड़े होते हैं। एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज़, और एम्पायर को आप ऐसे ही खुला नहीं छोड़ सकते, इसको आपको एक बड़ी आर्मी के द्वारा आपको उसको क्या करना पड़ता है, प्रोटेक्ट करना पड़ता है। सो ऑल्सो दे नीड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल हु कलेक्ट टैक्सेस, और साथ ही साथ हमें एम्परर को चलाने के लिए हमें बहुत सारे आर्मीज तो चाहिए होती है और साथ ही साथ ऐसे ऑफिशियल चाहिए होते हैं, ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो वहाँ जाके क्या करें, टैक्स का कलेक्शन करें। रूलिंग द एम्पायर, एज द एम्पायर वॉज
वॉज सो लार्ज। अब जानते हैं एम्पायर का मतलब बहुत लार्ज एरिया है। डिफरेंट पार्ट्स वर रूल डिफरेंटली। तो जैसे मान लो ये एम्परर है, इसका कुछ हिस्सा बना दिया, ये हिस्सा ये हिस्सा ये हिस्सा ये, मतलब ऐसे हिस्से कर दिए। अब इस डिफरेंट पार्ट्स को कंट्रोल करने वाले डिफरेंट लोग चाहिए होते। अंडर द डायरेक्ट द एरिया, जैसे लिखा है एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर। सो यहाँ मान लो पाटलिपुत्र है, ठीक है, तो पाटलिपुत्र वाला जो एरिया, जो प्रेजेंट में पटना बोलते हैं जिसको, अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर। तो एम्परर जो शासक था उसके डायरेक्ट कंट्रोल में कौन सा सिटी था? पाटलिपुत्र। दिस मीन दैट ऑफिशियल वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स। जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जाता था कि आप ऐसा करिए, फार्मर्स के पास जाइए, हार्डर्स के पास जाइए, क्राफ्ट पर्सन के पास जाइए, ट्रेडर्स के पास जाइए और उनसे टैक्स कलेक्ट कीजिए। हु लिव्ड इन विलेजेस एंड टाउन्स इन द एरिया, जो गांव में और शहर में रह रहे हैं। ऑफिशियल्स ऑल्सो पनिश दूज हु डिसओबी दी रूलर्स ऑर्डर। और जो ऑफिशियल होते थे, जो कभी राजा की या फिर जो कभी शासक की, जो एम्परर की कभी बात ना माने, तो उनको पनिशमेंट भी मिलती थी। मैनी ऑफ दीज ऑफिशियल वॉज गिवन सैलरीज। तो बहुत सारे ऑफिसर्स को सैलरी भी देते थे, कुछ लोगों को नहीं देते होंगे जो उनकी बात नहीं मानता था। मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रो, मैसेंजर वेंट टू एंड फ्रो एंड स्पाइस केप्ट अ वॉच ऑन द ऑफिशियल। जो मैसेज देने वाले इंसान थे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। एंड स्पाइस का मतलब क्या होता है? जासूसी कर रहे हैं। स्पाइस कीप द वॉच ऑन द ऑफिशियल, ठीक है। स्पाइस मतलब जासूसी करना कि जो ऑफिशियल काम कर रहे हैं वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि वो करप्शन को इंक्रीज करा रहे हो एम्पायर के अंदर। एंड ऑफ कोर्स द एम्परर सुपरवाइज देम ऑल विद द हेल्प ऑफ मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली। और जो एम्परर है उसको कौन सुपरवाइज कर रहा है? उसको सुपरवाइज कर रहा है रॉयल फैमिली का कोई मेंबर। फॉर एग्जांपल राजा का कोई बेटा हो गया, राजा के कोई बहुत खास मित्र हो गया, तो वो क्या कर रहा है? पूरे एम्परर को सुपरवाइज कर रहा है या फिर उसका मैनेजिंग डायरेक्टर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। देयर वर अदर एरियाज और प्रोविंसेस, ईच ऑफ दीज वर रूल फ्रॉम द प्रोविंशियल कैपिटल। अब देखो, राजा की एक कैपिटल जैसे पाटलिपुत्र इसमें बताई, पटना यानी, ठीक है। अब राजा की बहुत सारी प्रोविंशियल कैपिटल या फिर रीजनल कैपिटल जिसको बोलते, जैसे मान लो हमारे इंडिया है जिसमें उसमें कैपिटल तो दिल्ली है, लेकिन अलग अलग स्टेट भी तो हैं, जैसे लाइक एमपी हो गया, यूपी हो गया, बिहार, राजस्थान, झारखंड, जैसे भोपाल, लखनऊ, पटना, है ना, जयपुर, ये सारी क्या है? हमारे देश की स्टेट कैपिटल हैं। तो वैसे ही जब कोई टेरिटरी, कोई बहुत बड़ा साम्राज्य होता है तो उसको कुछ खंडों में विभाजित करते हैं और उन खंडों की कुछ राजधानियां होती हैं जिनको हम बोलते हैं प्रोविंशियल कैपिटल या फिर स्टेट कैपिटल या फिर रीजनल कैपिटल, सच एज तक्षशिला और उज्जैन। और तक्षशिला उज्जैन हमने पीछे देखा था। तक्षशिला का मतलब क्या है? जो गेटवे ऑफ नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाता है। मान लो आपको कभी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जाना है या फिर नॉर्थ वेस्ट साइड जाना है इंडिया के, तो आपको तक्षशिला से होकर जाना पड़ेगा। और कभी उज्जैन जाना है तो उज्जैन क्या एक रूट होता है जो ऊपर से लेके, यानी कि जो नॉर्थ से लेके साउथ इंडिया तक जो रूट जाता है वो उज्जैन से होके जाता है। ऑल्दो देयर वॉज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र एंड रॉयल प्रिंसेस वर ऑफन सेंट एज गवर्नर। और जो रॉयल प्रिंसेस होते थे, जो राजा के जो बेटे होते थे, उनको गवर्नर के रूप में इन प्रोविंशियल कैपिटल में बैठाने के लिए, फिर रूल करने के लिए भेजा जाता था। बिसाइड देयर वर वास्ट एरियाज बिटवीन दीज सेंटर्स। अब इन सेंटर्स के बीच में, जैसे मान लो ये पाटलिपुत्र है, ये तक्षशिला है, ये उज्जैन है, इनके बीच में क्या होता था? बहुत ज़्यादा एरिया होता था, बहुत ज़्यादा गैप होता था। हेयर द मौर्यास ट्राइड टू कंट्रोल। अब यहाँ पे मौर्यास क्या करते थे? जो मौर्य किंगडम है जिसमें अशोका रूल कर रहे हैं, वो ट्राइड टू कंट्रोल रोड्स। मतलब जैसे मान लो एक ये सेंटर हो गया, एक ये सेंटर हो गया, एक ये सेंटर हो गया। अब इन तीनों सेंटर के बीच में तो गैप बहुत है। अब यहाँ की रोड्स, रिवर्स, जितनी भी चीज़ें हैं उन पे क्या करना है? हमें कंट्रोल करना है। विच वर इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि अगर हमारी रोड हमारे ऊपर रहेगी, हमारी रिवर हमारे अंडर रहेगी, तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी हो जाएगा। एंड टू कलेक्ट वॉट एवर रिसोर्सेज वर अवेलेबल एज टैक्स एंड ट्रिब्यूट। और हम जो चाहें टैक्स वगैरह, ट्रिब्यूट वगैरह सब कलेक्ट कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि रोड हमारी है, रिवर हमारी है। फॉर एग्जाम्पल अर्थशास्त्र। अच्छा, अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र वही बुक है जो वाइज मैन जिसको बताया गया है, चाणक्य, यानी कि चाणक्य के बारे में हमने, कौटिल्य के बारे में पीछे स्टडी करा, उनकी किताब का नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र बताता है कि नॉर्थ वेस्ट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लैंकेट एंड साउथ इंडिया
फॉर इट्स गोल्ड, क्योंकि जो हमारा नॉर्थ वेस्ट है वो ब्लैंकेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड साउथ इंडिया जो उत्तरी दक्षिण भारत है वो गोल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंड प्रीशियस स्टोन के लिए। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट। सो ये हो सकता है कि जैसे मान लो कोई नॉर्थ वेस्ट से जा रहा हो तो उससे आप ब्लैंकेट ले लो, या फिर जो साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में जा रहा है तो उससे आप गोल्ड ले लो। तो एज अ ट्रिब्यूट और एज अ टैक्स हम इन पे कंट्रोल भी कर सकते हैं। Then what is tribute? Then what is tribute? Unlike taxes which were collected on a regular basis, तो taxes के अलावा जो regular basis पे हम collect करते हैं उसको बोलते हैं tribute. Tribute was collected as and when it was possible from people who gave who gave a variety of thing more or less willingly. So tribute का मतलब होता है अपनी इच्छा से कुछ भी देना, ठीक है। इसको आप टैक्स भी कह सकते हो, लेकिन टैक्स क्या होता है, आपको फिक्स देना ही पड़ता है, लेकिन ट्रिब्यूट में कोई फिक्स चीज़ नहीं होती है, जो आपकी श्रद्धा हो वो आप दो। This is called tribute. There were also the forested region. People lived in these area were more or less independent. तो बताया है यहाँ पे जो फॉरेस्टेड एरियाज थी जहाँ लोग रहते थे वर मोर और लेस इंडिपेंडेंट बट मे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट टिम्बर हनी एंड वैक्स टू मॉडर्न ऑफिशियल्स। तो जो लोग फॉरेस्ट के एरिया में रहते थे तो वो लोग क्या करते थे कि अपने कैटल्स हो गए, हाथी घोड़े जो हो रहे हैं उनके पास, लकड़ी वगैरह हो गई, हनी वगैरह हो गई, वैक्स वगैरह हो गई, ये सब क्या देते थे एज अ टैक्स टू मॉडर्न ऑफिशियल को देते थे, ठीक है। द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी। मेगास्थनीज, ये इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। मेगास्थनीज की बुक का नाम क्या है, एक बुक उन्होंने लिखी थी उसका नाम है इंडिका। मेगास्थनीज वॉज एन एम्बेसडर who was sent to the court of Chandragupta by the Greek ruler of West Asia named Seleucus Nicator। यानी कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, बाय द ग्रीक रूलर ऑफ वेस्ट एशिया, जो क्या कहाँ के रूलर थे, वेस्ट एशिया के रूलर थे सेल्यूकस निकेटर, उनके द्वारा भेजे हुए एक आदमी जिसका नाम है मेगास्थनीज, वो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आए थे। मैं इसको सिंपल तरीके से समझाती हूँ कि मान लो यहाँ पे कोई राजा रहता है, यहाँ पे हमारा देश इंडिया है, तो यहाँ के राजा ने अपने एक मेगास्थनीज को हमारे भारत में भेजा। उस टाइम पे भारत में चंद्रगुप्त मौर्य शासन में थे। मेगास्थनीज रोट एन अकाउंट अबाउट व्हाट ही सॉ। मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी इंडिका और उसमें बताया कि उसने भारत में क्या देखा। हेयर इज अ पार्ट ऑफ हिज डिस्क्रिप्शन। अब कुछ एक पैराग्राफ में लिखा है कि उसने क्या देखा, उसको हम डिस्कस करते हैं। द ओकेजन ऑन विच द एम्पायर अपीयर्स इन पब्लिक आर सेलिब्रेटेड विथ ग्रांड। द ओकेजन on which the emperor appear in public are celebrated with grand royal procession। मतलब जो एम्परर था भारत का, वो हर चीज़ को बहुत ही ग्रांड तरीके से, बहुत ही रॉयल तरीके से सेलिब्रेट करता था। ही इज कैरिड इन अ गोल्डन पेलिंक्विन, हिज गार्ड्स राइड एलिफेंट, डेकोरेट हिज गार्ड्स, उसके जो गार्ड्स थे वो घोड़े वगैरह चला रहे हैं, डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर, एंड सम ऑफ द गार्ड्स कैरी ट्री ऑन विच लाइव बर्ड्स इंक्लूडिंग अ फ्लॉक ऑफ ट्रेंड पैरट्स। तो उसने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि यहाँ पे जो हाथी घोड़े हैं उनके ऊपर सोने और चांदी की प्लेट्स लगी हुई हैं, लिविंग ट्रीज को लेके लोग जा रहे हैं, उसमें लिविंग बर्ड्स लगी हुई हैं, ठीक है। कुछ पैरट्स भी हैं जो ट्रेंड हैं, यानी कि जो सरकार की जय हो करते करते आ रहे हैं पैरट्स। सर्कल अबाउट द हेड ऑफ द एम्परर। द किंग इज नॉर्मली सराउंडेड बाय आर्म्ड वुमन। जो किंग है वो नॉर्मली किसके द्वारा सराउंडेड है, आर्म्ड वुमन के द्वारा सराउंडेड है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ आर्म्ड वुमन, जैसे मान लो ये राजा है, उसके चारों तरफ जो गार्ड करने वाली हैं कुछ आर्म्ड वुमन है। ही इज अफ्रेड दैट समवन मे ट्राई टू किल हिम। तो राजा को डर रहता था कि उसको कोई मार ना दे, इसलिए इसके द्वारा आर्म्ड वुमन की एक फोर्सेस को उसके आसपास सराउंड करके रखा जाता था। ही हैज़ ए स्पेशल सर्वेंट टू टेस्ट द फूड। उसके पास एक स्पेशल सर्वेंट, देखो राजा महाराजाओं को क्या होता था ना, जब वो खाना खाते थे तो उनके पास एक पर्सनल सर्वेंट होता था कि मान लो कोई राजा को कभी कोई जहर वगैरह ना दे दे या फिर कोई नुकसान वाली चीज़ ना दे दे, तो इसलिए एक सर्वेंट रखा जाता था कि पहले तुम टेस्ट करो, उसके बाद राजा टेस्ट करेगा। ही नेवर स्लीप्स इन द सेम बेडरूम फॉर 2 nights। और राजा कभी भी एक बिस्तर पर 2 दिन से ज़्यादा नहीं सो सकता था, क्योंकि अगर कोई एक बिस्तर में 2 दिन से ज़्यादा सोएगा तो लोगों को पता चल जाएगा कि राजा किस एरिया में रह रहा है, किस जगह सो रहा है, तो लोगों की जो प्लानिंग्स हैं वो कभी भी सक्सेसफुल ना हो, जिसके कारण राजा कभी भी एक बेडरूम में 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुकता था।
एंड अबाउट पाटलिपुत्र, जिसको हम मॉडर्न पटना कहते हैं, ही रोट दिस इज़ अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी। तो मेगास्थनीज क्या बोलता है कि जो ये सब मेगास्थनीज का लिखा हुआ है, ठीक है, मेरा द्वारा नहीं, सब मेगास्थनीज ने बोला है। उसने बोला देयर इज़ अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटीज़, इट इज़ सराउंडेड बाय अ मैसिव वॉल। एक बहुत ही बड़ी और ब्यूटीफुल सिटी है जिसको मैसिव वॉल, ये बड़ी बड़ी दीवारों के द्वारा कवर करा गया है। कौन सी सिटी है ये पटना है ना, पाटलिपुत्र। इट हैज़ 570 टावर्स, इसमें 570 टावर हैं, 64 गेट्स हैं, एंड हाउसेज ऑफ 2 and 3 स्टोरी आर बिल्ट ऑफ वुड। और बोला है 2-3 मंजिल जो बनी है वो कुछ लकड़ियों से बनी है, कुछ मड ब्रिक से बनी है। द किंग पैलेस इज ऑल्सो ऑफ वुड, जो राजा का जो महल है वो लकड़ी का बना है, एंड डेकोरेटेड विद स्टोन कार्विंग, और उसके अंदर स्टोन की कार्व यानी कि कुछ स्टोन की कुछ डेकोरेटेड वाले आइटम्स लगे हैं। इट इज़ सराउंडेड विद गार्डन्स एंड इनक्लोजेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, और उसमें बहुत सुंदर गार्डन्स हैं और उसमें बहुत सुंदर सुंदर क्या हैं, बर्ड्स हैं। तो ये किसके द्वारा कहा गया है, ये मेगास्थनीज के द्वारा कहा गया है, जो वेस्ट एशिया के राजा यानी कि सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था। किसके कोर्ट में भेजा गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। अशोका अ यूनिक रूलर। अब हम बात कर रहे हैं कि अशोका किस प्रकार से यूनिक रूलर के रूप में जाने जाते हैं। द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर वॉज अशोक। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू टेक दिस हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन। वो एक ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाया थ्रू इंस्क्रिप्शन। मोस्ट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन वर इन प्राकृत एंड रिटन इन ब्राह्मणी स्क्रिप्ट। अब देखो लैंग्वेज और स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने लिखा, जैसे मैंने ये लिखा, नहीं मैंने लिखा है ये, क्या है ये, और ये क्या है, ये लिखा है नमस्ते, लेकिन ये वर्ड कैसा है, ये शब्द है भाषा। अगर मैं एक लिखती हूँ भाषा, एक लिखती हूँ स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का मतलब शैली। भाषा की, ये भाषा कौन सी है, नमस्ते, भाषा तो हिंदी है, ठीक है, लेकिन स्क्रिप्ट कैसी है, नमस्ते, यानी कि लिखा कैसे है, इसको हमने इंग्लिश में लिखा है, तो स्क्रिप्ट कैसी होगी हमारी, इंग्लिश, ठीक है। अभी लिखा है हेलो, हेलो किस में लिखा है मैंने, भाषा क्या है पहले तो बताओ, भाषा तो है इंग्लिश, ठीक है, हेलो में भाषा क्या है, इंग्लिश, लेकिन स्क्रिप्ट क्या है, स्क्रिप्ट का मतलब हेलो को किस प्रकार से लिखा गया है, स्क्रिप्ट हिंदी में लिखा गया है, तो स्क्रिप्ट क्या है, हिंदी। ऐसे ही अशोका के जो इंस्क्रिप्शन थे, उनकी जो भाषा थी वो तो प्राकृत थी। फॉर एग्जाम्पल इसकी भाषा क्या है, इंग्लिश, लेकिन उसको लिखा गया था ब्राह्मणी में, ठीक है, याद रखना कि अशोका की जो ब्राह्मणी के साथ साथ एक और लैंग्वेज है, इसको हम बोलते हैं खरोष्टी, ठीक है। तो अशोका की भाषा प्राकृत थी, लेकिन इसको ब्राह्मणी और खरोष्टी में लिखा गया था, वही ना, मतलब हिंदी को हिंदी में ना लिख के इंग्लिश में लिख दिया, व्हाट्सअप लैंग्वेज टाइप में, ठीक है। अशोकाज वार इन कलिंगा। द कलिंग इज द एंशियंट नेम ऑफ कोस्टल उड़ीसा। तो कलिंग किसका नाम है, उड़ीसा के कोस्टल एरिया का नाम है कलिंग। अशोका फाउट अ वार टू कनकीर कलिंग। अशोका ने लड़ाई लड़ी कलिंग को जीतने के लिए। हाउ एवर ही वॉज सो हॉरिफाइड व्हेन ही सॉ द वायलेंस एंड ब्लडशेड। वो लड़ाई जीत भी जाता है, लेकिन वो बहुत डर जाता है जब वो देखता है कि ये कितना भयंकर सीन है जिसमें चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ है। एंड ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी मोर वार। मतलब वो दुनिया का ऐसा पहला राजा था हिस्ट्री में, पूरे इतिहास में, जो लड़ाई जीतने के बाद भी हु गेव अप कन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वार, कि लड़ाई जीतने के बाद भी उसने अपनी क्या मानी, उसने अपनी हार को मानने के लिए स्वीकार हो गया कि मैं अपनी अब हार मानता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा कुछ अब देख नहीं पाऊँगा आगे चल के, ठीक है। अब देखो आगे पढ़ते हैं। अशोका इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंग वार। दिस इज व्हाट अशोका डिक्लेयर्ड इज वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन। 8, अब अशोका कुछ इंस्क्रिप्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 8 ईयर आफ्टर बिकमिंग किंग आई कंक्रीड कलिंगा। बोलता है राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग को जीत लिया। अबाउट 1.5 लाख पीपल वर कैप्चर्ड। लाखों और आधे ज़्यादा लोग वहाँ के कैप्चर्ड हो गए थे। एंड मोर देन 1 लाख पीपल वर, लाखों लोगों की जानें भी चली गई थी। दिस फिल्ड मी विथ शेरो वाई। अभी बोलते हैं कि मैं तो राजा हूँ और राजा का काम तो रूल करना है, ठीक है, अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन यहाँ पे इतने लोग मर गए, लेकिन मेरे अंदर इतना दुख क्यों है, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। वैन एवर एन इंडिपेंडेंट लैंड इज कंक्रीड लैक ऑफ पीपल डाइड। होता है अगर कोई आप खाली ज़मीन को ले रहे हो तो वहाँ के रहने वाले लोग तो मरेंगे। एंड मैनी आर टेकन प्रिजनर्स, और बहुत सारे बंदी भी हो जाएंगे।
ब्राह्मण और मॉन्क भी मर जाएंगे। पीपल हु आर काइंड ऑफ देयर रिलेटिव एंड फ्रेंड टू देयर स्लेव्स एंड सर्वेंट डाई और लूज देयर लव वंस, और जो लोग हैं वो अपने प्रियजनों को भी खो देंगे। दैट इज वाई आई एम सैड, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। एंड हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धम्म, और उन्होंने किसकी स्थापना करी? धम्म की स्थापना करी। एंड टू टीच अदर अबाउट इट एज वेल, और वो चाहते थे कि जो उनके मन में दुख है, जो उनके मन में जो सॉरो आज हो रहा है, वो